बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज हम 12th फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3 करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 और मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। तो हमारा अगला वीडियो है, यानी कि हमारा अगला जो लेक्चर है वो है मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 फिजिक्स। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज? इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है? पहला है टोटल चार्ज कंजर्वेशन। तो हमने पढ़ा है कि चार्ज तो हमेशा कंजर्व ही रहता है। जो हमने पढ़ा था कि पेयर प्रोडक्शन है ना, और एनिहिलेशन। तो एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट के बावजूद भी हमको पता है कि जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, तो ये करेक्ट है। दूसरा क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्वांटाइज होता है, आपको पता है कि 1.6 का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, तो ये भी सही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बचा कौन सा आपका? सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। तो ये कहीं से कतई भी सही उत्तर नहीं है। इसका मतलब 1 का जो है आपका, जो नॉट सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 1 का आपका आंसर है डी, है ना। तो 1 का आंसर क्या है? डी। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल? कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होता? आपको पता है कि चार्ज हमेशा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का मल्टीपल होना चाहिए। हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन में। तो देखते हैं ये चारों में से एक तो 5.8 है, 1.6 यानी 16 के टेबल में नहीं आता है, 32, 45 और एक आपका है 86। तो 86 भी 16 के टेबल में नहीं आता है, 45 भी नहीं आता है, 32 आता है ना। तो ये जो आपका बी है ना, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18। कहने का मतलब ये है कि आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि अगर मैं कितना था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? तो ये 30 से, तो ये बन जाएगा 1 कितना 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। इफ अ चार्ज इन अ बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी? ठीक है, नैनोकूलम की बात हो रही है। तो हम जानते हैं कि 1 नैनोकूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलम, ठीक है। और 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 टू द पावर -9 कूलम में कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, विच मीन्स 6.25 10 टू द पावर 18 -9 तो 9। तो करेक्ट आंसर है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9। तो क्या ये हमारे ऑप्शन में है? ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी ये नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि थर्ड का चारों ऑप्शन जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वो चारों का चारों ऑप्शन गलत है। सही उत्तर क्या है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, आपका चारों ऑप्शन गलत है। तो ये हमारा था थर्ड का। अब हम देखते हैं 4, है ना। 4 में क्या है हमारा? 4 हमारा है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमको पता है कि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को तो क्या होता है हमारा उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यहां पे बोल रहा है कि हर एक का कैपेसिटेंस कितना है? यहां पे हर एक का कैपेसिटेंस C है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट 1/C इज इक्वल्स टू 1/, क्योंकि हम निकाल रहे हैं किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में। तो 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C।
तो ये हो जाता है आपका एलसीएम सी 1 + 1 + 1 विच इज 3/c। तो cs कितना हो जाएगा c/3। तो करेक्ट आंसर इज c/3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है किसका 4 का। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये तो आपको पता है, सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी। तो हेनरी इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। दिस लॉ ये मैं ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, आप चाहें तो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं लेंजेस लॉ का। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है लेंजेस लॉ। ओके, तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। ये लेंजेस लॉ क्या होता है मैं इसको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो आप पीछे वाली वीडियो जो और भी मेरे हैं वहां जाके आप लेंजेस लॉ देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फॉर गॉसियन सरफेस दैट इंक्लोजेस द 3 चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस इज Q1 is equals to -14 nanocoulomb, Q2 78.85 nanocoulomb, Q3 is equals to -56 nanocoulomb। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है Q टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर? तो ये है -14 नैनोकूलम प्लस 78.85 नैनोकूलम प्लस -56 नैनोकूलम, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है ना। तो इसको अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 78.85 ये प्लस में, ये दोनों माइनस में है, तो 56 और 4 60 और ये 10 70। तो इसमें से 70 चला गया तो कितना बचेगा 8.85 नैनोकूलम है। कूलम में चेंज कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 10⁻⁹। ये कूलम में आ जाएगा, नीचे 8.85 इंटू 10⁻12 है ना, -12। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ प्लस 12 इज इक्वल्स टू कितना 10⁻3। तो करेक्ट आंसर इज 10⁻3, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर है 10⁻3 विच मींस ऑप्शन यहां पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है। ये ए एक्चुअली जिसने क्वेश्चन को प्रिंट किया है वो ए में 10⁻3 लिखना चाहते थे, लेकिन 3 को इन्होंने पावर में डाला ही नहीं, डालना भूल गए। खैर गलती हो जाती है, तो आप इसको पावर में डाल दीजिए। 10⁻3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 एक्चुअली सेट 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग बहुत इजी हैं, और सेट 2 और सेट 1 अभी तक जिन्होंने नहीं बनाया है वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखकर उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर आप बोलिएगा सर इसको समझा दीजिए कैसे होता है, अगर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हैं तो फिर मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल समझ जाइए कि अगर डायरेक्शन सेम हो, अगर आपके पास 2 पैरेलल वायर्स है और दोनों में डायरेक्शन सेम है तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, एक में ऊपर जा रहा है और एक में नीचे जा रहा है, तो वहां पे रिपल्सन वाला घटना जो होती है, रिपल्सन वाली घटना वो हमें दिखती है। तो यहाँ पे 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर हो जाएगा, यानी कि 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है φB, और ये हमने पढ़ा है B.A। इसका क्या होता है? इसका होता है, किसका पूछा गया है हमसे?
द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी इसका यूनिट चाहिए हमें, तो इसका तो वेबर होता है, इसका चाहिए तो नहीं लिखते, इसका मीटर स्क्वायर होता है, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, विच मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं WB और m की पावर -2, है ना। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, 9 का बी। तो 9 का बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो तुम्हें पता है भाई, बहुत महंगा है, किसका होता है, गोल्ड का। नहीं ले सकते, गोल्ड के बाद कौन आता है, सिल्वर। तो क्या सिल्वर ऑप्शन में है, यस देयर इज सिल्वर, तो सिल्वर यहां हमारे ऑप्शन में है। तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और सिल्वर के बाद चांदी के बाद पहले सोना, फिर चांदी और फिर तांबा और तब एल्यूमिनियम, है ना। तो यहां पे चांदी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो होता है F इज इक्वल्स टू QE, है ना, F इज इक्वल्स टू QE। QE हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन। तो 11 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ठीक है। उसके बाद 12th का हम देखते हैं, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तभी ओम्स लॉ वैलिड है। तो यहां पे कांस्टेंट है क्या, यस है, 12th का डी। तो 12 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, a parallel plate capacitor has two square plates with equal and opposite charges. The surface charge densities on the plates are plus sigma and minus sigma respectively. In the region between the plates, the magnitude of the electric field is। अब ये मेरे से पूछा गया है कि ये एक प्लेट आपका ये वाला है, ये प्लस वाला है, और एक प्लेट आपका ये वाला है माइनस वाला, है ना। दो प्लेट्स हमारे पास हैं। अब यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, इसके लिए मैं बोलूं E1 और इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं E2। अब इस रीजन की बात हो रही है, यहां पे 3 रीजन होते हैं, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड रीजन और ये थर्ड रीजन। तो फर्स्ट और थर्ड में आपका 0 हो जाता है। कैसे होता है आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सेकेंड रीजन में क्या होगा, तो इसके लिए आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट होता है, माइनस पे खत्म होता है। तो ये प्लस से स्टार्ट होगा तो इधर होगा। इसके लिए माइनस पे खत्म होना है तो माइनस पे खत्म होना है, तो इसके लिए भी इधर ही होगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, एक का होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका भी कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर और ये आपका है ऑप्शन नंबर ए। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। 14, a parallel plate air capacitor has a capacitance C when it is completely filled with a dielectric, completely filled with a dielectric और dielectric constant 5, है ना। dielectric constant की वैल्यू 5 दी गई है। The percentage increase in the capacitance, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज करेगा, है ना, ये हमें चेक करना है कि परसेंटेज कितना इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए हम देखते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसको चेक करेंगे। तो क्या किसी को पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लेकिन अगर हम दोनों कैपेसिटर के बीच में, आपको पता है अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, इसके ये जो डिस्टेंस है इसको हम डी कहते हैं, और अगर ये पूरा का पूरा भर दिया जाए किससे, डाइलेक्ट्रिक से, तो क्या हो जाएगा, सी डैश नया वाला कैपेसिटेंस ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए। आधा तो भरा नहीं है हमने, पूरा भर दिया है। आधा भरते तो हम नीचे dy2 लेते, आधा भरते आधा नहीं भरते,
तो वो कॉन्सेप्ट अलग हो जाता, लेकिन यहां तो पूरा भर दिया है तो ये पूरा का पूरा डी आ जाएगा। अब हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, है ना। तो बड़ा सिंपल है, कितना परसेंट इंक्रीज होगा, परसेंट इंक्रीज क्या होगा, नया वाला कितना बना के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस पहले कितना था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बटा स्टार्ट में जो था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहां से इंटू कितना इंटू 100%। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 1, नीचे कितना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 100%। ये और ये कैंसिल, k की वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 100% यानी 400%। तो करेक्ट आंसर है आपका 400%। क्या ऑप्शन है यहां पे, पहला 100%, 50%, 500%, 200%? ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन जो भी दिए गए हैं वो गलत है। हमसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है कितना बढ़ जाएगा, तो पहले ये था C, बाद में ये K की वैल्यू 5 है, ये पूरा C है, तो बाद में हो गया 5C, है ना। पहले था C, बाद में हो गया 5C, तो परसेंट कितना इंक्रीज हुआ 5C और पहले वाला C बटा C, यानी कि कितना आता है 4C बटा C, और परसेंट में लिखना है हमको तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 4 इंटू 100 यानी 400% होना चाहिए आंसर, तो यहां भी आया। तो ये ऑप्शन नहीं है, यानी फिर से ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 जिसका ऑप्शन ही गलत दिया गया है। 500% नहीं होगा, 400% होगा, लेकिन 400% ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। देयर आर रॉन्ग ऑप्शंस इन योर क्वेश्चन। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15, द फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय 5 की वैल्यू दे दी गई है, फ्लक्स आपसे पूछा गया है, तो आपका फ्लक्स का क्या होता है, द फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल एट एनी इंस्टेंट t, ये 5 दे दिया है फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया आपसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो माइनस तो रहने देते हैं, डी फाइव की वैल्यू कितनी है 10t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 20 अपॉन डी टी, है ना। कितना आ जाएगा माइनस, इसका 10t स्क्वायर का 2t होगा तो 2 इंटू 10 20t माइनस ये तो 50 हो जाएगा और इसका 0 हो जाना है। और हमसे पूछा है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा है, तो e कितना हो जाएगा माइनस 20 इंटू 3 माइनस 50 विच मीन्स माइनस 60 माइनस 50 10 वोल्ट, है ना। तो करेक्ट आंसर है माइनस 10 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो 15 का है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम चलते हैं 16 पे। द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ summation of I 0 and second law summation of I R is equal to summation of E, ये आप पहले भी पढ़ चुके, एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहला वाला और दूसरा वाला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो है करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है और दूसरा नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 17, the specific resistance of a rod of copper as compared to that of thin wire of copper। अब कॉपर का तार पतला हो या मोटा हो, रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी अलग अलग नहीं हो सकती है, इसलिए ये बदलेगा नहीं। तो 17 का जो आंसर है सेम, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर सी, पहले भी मैंने ये डिस्कस किया है आप लोगों से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, है ना।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। जब तक मैं इसको रब करता हूं तब तक आप पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है A magnetic needle free to rotate in a vertical plane orients itself vertically at a certain place on the earth। अब ये जो वर्टिकल प्लेन पे ये निडल ऐसा होता है, ये अपने आप को ओरिएंट ऐसा कर लिया है, मतलब 90 डिग्री कर लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 18 का ए 90 डिग्री। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19। The earth behaves as a magnet with magnetic field pointing approximately यहां पे पूछा गया है अर्थ का जो the earth behaves as a magnet with magnetic field। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ होता है वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ होता है, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो ज्योग्राफिकली साउथ होता है। तो अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ टू साउथ, नहीं यहां पे क्या होगा साउथ टू नॉर्थ। तो 19 का बी आपका करेक्ट आंसर है, साउथ टू नॉर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है या अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकली क्या है साउथ है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका साउथ टू नॉर्थ। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या उसका स्ट्रेंथ हर जगह सेम है? आंसर है नहीं। क्या 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 ऑप्शन है हमारे पास? कांस्टेंट एवरीवेयर नहीं, जीरो एवरीवेयर नहीं, हैविंग वेरी हाई वैल्यू नहीं, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी फ्रॉम, जैसे जैसे हम अलग अलग जगह पे जाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं 21 पे। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आपसे यहां पे एनर्जी डेंसिटी पूछा गया है, और आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे कि कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी कितना होता है। तो इसका होता है एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये कैसे होता है? अगर आपको इसका डेरिवेशन जानना है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मैं इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ये था 21। अब आते हैं 22 पे। रेशियो बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर टू पोल्स। अब आपको पता है, आपने पढ़ा है क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है भाई, तो यहां से ये वाला एंगल कितना होता है, ये होता है आपका डेल्टा। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है BH इज इक्वल्स टू बी कॉस डेल्टा, और ये हो जाता है बी साइन डेल्टा। अगर मैं इक्वेटर की बात करूंगा तो यहां पे क्या बोला गया है, इक्वेटर पे तो ये 0 हो जाना है, तो ये हो जाएगा b cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो b इंटू 1 b हो जाएगा। और पोल्स की बात करें तो पोल्स पे ये आ जाएगा b साइन अल्फा, और सॉरी अल्फा मैंने लिख दिया, सॉरी यहां पे डेल्टा था, डेल्टा। तो ये हो जाएगा b और साइन डेल्टा कितना 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा b साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये फिर से b हो जाता है ना। तो ये हो गया पोल्स पे, ये इक्वेटर पे। अब दोनों का रेशियो कितना है, ये भी b है, ये भी b है, तो रेशियो अगर मैं देखूं b अपॉन bp का, तो b अपॉन b ही आता है, कट गया तो 1/1 यानी 1:1। तो 1:1 इज द करेक्ट आंसर, व्हिच मींस ऑप्शन नंबर ए। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 23 पे। Which of the following velocity of the electron determines the current through the conductor? तो किसी कंडक्टर में जब हम करंट की बात करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू NEAVD, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। थर्मल की अगर हम बात करेंगे तो थर्मल जो वेलोसिटी होता है वो थर्मल वेलोसिटी आपका रेजिस्टेंस बनाता है, वो गर्म हो जाएगा ना, गर्म होने से रेजिस्टिविटी की बात आती है, रेजिस्टेंस की बात आती है। इसलिए जब भी करंट की बात हो तो आप सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ
ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है 23 का वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आता हूं मैं 24 पे। कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम 50 डिग्री सी एंड रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सी, ठीक है। तो रेजिस्टेंसेस क्या होगा, सिंपल सी है। टेम्परेचर अगर घटेगा तो कॉपर का तो रेजिस्टेंस आपको पता है डिक्रीज हो जाएगा, है ना। लेकिन जर्मेनियम का आपको पता है, जर्मेनियम का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, टेम्परेचर के घटने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि कॉपर डिक्रीजेज, जर्मेनियम इंक्रीजेज। तो 24 का जो सही उत्तर है वो है डी, है ना। कमेंट करके आप मेरे को बताइए कि जर्मेनियम का क्यों जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। अब आप सोच सकते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे सकता हूं कि थोड़ा सा इसमें सेमीकंडक्टर वाली बात आती है, ठीक है। ओके, तो अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब ये 25 नंबर क्या है भाई, इसमें देखिए ये ऐसे दिया है, ये चला गया ऐसे, ये चला गया ऐसे, फिर ये आ गया नीचे, फिर ये चला गया ऐसे और फिर ये आ गया ऐसे। यहां से करंट जा रहा है 2 एम्पियर, यहां से भी 2 एम्पियर, ये दोनों मिलके यहां पहुंच जाएगा तो 4 एम्पियर। अब इससे जा रहा है 1 एम्पियर, तो 4 एम्पियर में 1 एम्पियर इधर से चला गया तो इधर से आएगा 3 एम्पियर, और 3 एम्पियर में इससे चला गया आपका 1.3 एम्पियर, तो बचा कितना 1.7 एम्पियर, तो इस वाले से आएगा 1.7 एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 25 का ए। 25 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 26 a current carrying power line carries current from west to east. What is the direction of magnetic field 1 meter above it, है ना। तो देखिए मान लीजिए 26 का थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि करंट कहां है। तो करंट का देखिए, करंट है ये वेस्ट टू ईस्ट, ये क्या होता है आपका नॉर्थ, और ये आपका होता है साउथ। तो जब वेस्ट टू ईस्ट करंट जाएगा तो आप यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल कि ये हो गया करंट, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है ना, ये कर्ल्ड फिंगर कैसे आएगा, तो कर्ल्ड फिंगर किधर आएगा, नॉर्थ, फिर नॉर्थ से साउथ, है ना। ये अंदर गया तो कहां निकला, पहले नॉर्थ ऐसे, फिर कहां आ रहा है साउथ। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका नॉर्थ टू साउथ, यानी 26 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से देखिए, ये अगर वायर है तो अगर मैं इस पे थंब रखूं वायर के डायरेक्शन में तो ये कर्ल्ड फिंगर ये जाएगा अंदर, फिर ये बाहर ऐसे निकलेगा, तो ऐसे निकल गया मतलब नॉर्थ की तरफ चला गया, साउथ की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन है 26 का ए। 27 देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइडल सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड का होता है और टॉरॉइडल सोलेनॉइड मतलब टॉरॉइड का होता है, दोनों का सेम होता है ना। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पे डिपेंड है, एन पे डिपेंड है। तो यहां पे ऑप्शन में है रेडियस, तो रेडियस पे तो ये डिपेंड करेगा नहीं, तो कहने का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट होगा रेडियस का। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 28 पे। A charged particle moves through a magnetic field directly perpendicular to its direction of motion. Which of the following quantities of the particle will not change? जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और वापस से परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है वेलोसिटी अफेक्टेड होता है, और वेलोसिटी हो गया तो मोमेंटम भी होगा। स्पीड की तो कोई बात ही नहीं है, हम स्पीड लेते ही नहीं है, वेलोसिटी की बात होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है स्पीड है, 28 का बी। स्पीड से यहां कोई लेना नहीं है, यहां तो वेलोसिटी की बात होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो फोर्स जो होता है आपको पता है वो होता है BIL साइन थीटा या फिर QVB साइन थीटा, और ये दोनों मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू कितना होगा 1, और 1 का होता है साइन 90 पे। तो 29 का आंसर 90 किस में है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे।
Two thin long parallel wires separated by a distance d carry a current of I ampere in the same direction. अभी देखिए आ गया सेम डायरेक्शन, मैंने कहा था सेम डायरेक्शन है अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन है रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे जो 30 का करेक्ट आंसर है 30 का वो होगा अट्रैक्ट ईच अदर। वो भी हमें दो मिले हुए हैं, ए में भी अट्रैक्ट है सी में भी अट्रैक्ट है, लेकिन फॉर्मूला चेक करना होगा सही कौन सा है। तो सही है म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई डी। 2 पाई डी स्क्वायर नहीं होता है 2 पाई डी होता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि 2 पाई डी कैसे होता है तो फिर से आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करें, मैं क्या करूंगा उसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक अलग से इसका वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्रेशन है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, अब आते हैं 31 पे। 31 द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। आपको पता है बार मैग्नेट कैसा होता है, तो बार मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था कि बार मैग्नेट क्या होता है, हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है। तो बार मैग्नेट हमारा सिंपल सा ये है नॉर्थ साउथ, ये जाता है बाहर में कहा नॉर्थ से लेके साउथ, और अंदर की बात करें तो अंदर में जाता है साउथ से कहा, अंदर में जाता है साउथ से नॉर्थ, और बाहर में नॉर्थ से है ना बाहर में, ये बाहर और ये अंदर। ठीक है, ये बाहर, ठीक है, और ये अंदर। अंदर में किधर है साउथ से नॉर्थ, बाहर में किधर है नॉर्थ से साउथ। तो अंदर में साउथ से नॉर्थ, तो करेक्ट आंसर है 31 का डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है डी? आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो 32 क्या है, थोड़ा 32 हम देख लेते हैं कि 32 क्या है भैया। 32 बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है और ये भी बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 32? तो ये आपका एक वायर है ना, ये ए है, ये बी है, ये है डायरेक्शन करंट का, और इसके बगल में ये एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है। कहता क्या है, करंट फ्रॉम ए टू बी इन द स्ट्रेट वायर इज इंक्रीजिंग, यानी करंट इंक्रीज कर रहा है ना, ए से बी करंट इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करेगा तो जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो भी बढ़ेगा, है ना। याद आया वो जब मैंने वीडियो बनाया था आपका लेंजेस लॉ पे, तो वहां पे एक बच्ची थी, शुरू में खिलौना देते हैं तो नहीं लेना चाहती है, शुरू में लेना नहीं चाहती है, लेकिन जब एक बार ले लेती है तो देना नहीं चाहती है ना। वही यहां भी है, देखिए अब पूछा है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा इस लूप में। तो बड़ा सिंपल है, ये करंट जा रहा है ऐसे, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है हमारा, ये कर्ल्ड फिंगर ये बताएगा किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर, है ना, अंदर से बाहर निकलेगा। अब देखिए ये मैं यहां पे लूप बनाता हूं ऐसे, 1 2 3, ये देखिए क्या होगा, ये अंदर से जाएगा और ये बाहर से निकलेगा, अंदर से जाएगा बाहर से निकलेगा, अंदर जाके बाहर से निकलेगा, यानी ये अंदर घुस के और ये लूप से बाहर निकलेगा ऐसे, है ना, स्ट्रेट है ना ये। तो ये लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, ये करंट ये अंदर से बाहर निकलेगा, यानी अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाना चाहेगा तो ये लूप क्या बोलेगा, नहीं जाने देंगे। ये अंदर से जाना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अंदर से, बाहर से नहीं जाना चाहेगा, इधर से अंदर से जाना चाहेगा, ये बोलेगा नहीं जाने देंगे, और उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, किधर, अंदर से जाएगा तो ऑपोजिट ऐसे बना देगा। और अगर ये ऐसे बना दिया अंदर की तरफ बना दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनाया तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसा है भैया, ये तो क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, कैसा है ये, क्लॉकवाइज। फिर से समझिए इसको अच्छे से समझिए कि ये है वायर, इसके बगल में रखा हुआ है एक सर्कुलर लूप। अब इसमें जो है ये करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे इधर से, तो अंदर से जाके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर से निकलना चाहेगा। तो जैसे ही अंदर से घुसने खोजेगा
ये बोलेगा नहीं घुसने देंगे, तो अंदर में क्या बनाएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना दिया तो ये क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये करंट, तो करंट किधर गया, क्लॉकवाइज। तो करेक्ट आंसर है क्लॉकवाइज, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, 33. If number of turns in primary and secondary coils is increased by 2 times each, the mutual inductance. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। अब बोलता है इसको भी डबल कर दें, इसको भी डबल कर दें, तो दोनों को अगर डबल करेंगे 2 को 2, ये N1 हो गया 2N1 और ये हो गया 2N2, तो क्या हो जाएगा नया वाला M डैश 2 2 4 म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। M डैश क्या हो गया 4 और ये तो M था, यानी पहले का 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर कहां 4 गुना, ऑप्शन नंबर ए। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं 34 पे। Why the current does not rise immediately in a circuit containing inductance? अगर इंडक्टर है हमारे पास, सोलेनॉइड है ना, तो वो क्या करता है, जैसे करंट जाता है बोलता है नहीं जाने देंगे, तो क्या करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ करता है, इसी कारण से वहां पे जो करंट है वो इमीडिएटली राइज नहीं करता है, धीरे 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 राइज करता है। पिछली क्लास में आप जाके देखिएगा, जब मैंने सेल्फ इंडक्शन का एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना बताया है, तो मैंने बताया है एक बल्ब के आगे इंडक्टर लगा है, एक बल्ब के आगे रजिस्टर लगा है। तो जो रजिस्टर वाला बल्ब है वो तो फट से जल जाता है, इंडक्टर वाला बल्ब शुरू में नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर जो होता है वो ईएमएफ उल्टा डायरेक्शन में बनाता है, तो ये बल्ब को ग्लो होने में समय लगता है। और एक बार स्विच ऑफ करते हैं ये तुरंत बुझता भी नहीं, क्योंकि फिर वो अपोज करके करंट को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है ड्यू टू बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो 34 का जो आंसर है वो है ए, है ना। जैसे कैसे होता है कि आप बाहर गेट के अंदर जाना चाहते हैं, 10 आदमी बोलते हैं नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, तो आप इमीडिएटली तो अंदर नहीं घुस जाते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है ना। लोग आपको वहां रोकना चाहता है, आपको टाइम लगता है जाने में, लेकिन घुस तो जाते हैं, है ना। तो घुसने में टाइम लगता है। इसी तरह यहां भी इंडक्टर अपोज करता है, बोलता है नहीं जाने देंगे, बल्ब को जलने नहीं देता है, इसीलिए करंट धीरे 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 वो राइज कर जाता है। 34 का है आंसर और 34 का ए। 35. When 3 identical bulbs of 60 watt, 200 volt rating are connected in series to a 200 volt supply, the power drawn, पावर कितना ड्रॉन, अब यहां देखिए रेटेड भी है 200 वोल्ट, सप्लाई भी है 200 वोल्ट। तो आपको पता है कि रेटेड और सप्लाई अगर बराबर हो जाए तो ये जो तीनों है कितना पावर ड्रॉन होगा तीनों से, तो बड़ा सिंपल है कि दोनों बराबर हो गया, रेटेड भी है 200 वोल्ट, सप्लाई भी है 200 वोल्ट। इसका मतलब हम बोलेंगे कि पावर ड्रॉन 1/P हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। कैसे होता है अगर आपको नहीं पता है तो फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये हो जाएगा 1/P इज इक्वल्स टू 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, एलसीएम 60, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, कट गया कितना 20 बार में, तो 1/P इज इक्वल्स टू 1/20, तो P इज इक्वल्स टू 20 वॉट। तो करेक्ट आंसर है 20 वॉट, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सेट 4 और सेट 5 भी सॉल्व करूं तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।